सुप्रभात बच्चों। आज हमारा एक नया विषय है व्याकरण का, जो कि समास है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और अगली कक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आपको आते हैं और भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसे आज बड़े सरल तरीके से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व बच्चों, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं ये जान लेते हैं। अर्थात इस विषय का अध्ययन करने के उपरांत आप क्या सीख पाएंगे। आप समास की परिभाषा लिख सकेंगे। समासिक शब्द कौन से होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, उसमें अंतर कर लिख सकेंगे। समास के कितने भेद हैं, उनकी स्पेलिंग सहित आप उनके नाम लिख सकेंगे और समास विग्रह कैसे करते हैं तथा समास की भेदों की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं वह आप लिख सकेंगे। बच्चों, ये विषय प्रारंभ करने से पूर्व मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि एक सैनिक के द्वारा समासिक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने हृदय की आवाज बयान करता है। मैं आजीवन देशभक्त बनकर मातृभूमि की सेवा करता हुआ यश को प्राप्त करूं। मैं गुणयुक्त रोग मुक्त होकर युद्ध भूमि में सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए मरने तक एक सच्चे देशवासी की तरह प्रतिदिन युद्ध में निपुण होकर एक कुशल सेनापति का कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हूं। मैं तिरंगे में लिपट कर मृत्यु पर्यंत स्वर्ग प्राप्त करूं। बच्चों, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि यहाँ पर जो ये बोल्ड अक्षर हैं, ये समासिक शब्द हैं जिनको यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे आजीवन अर्थात जीवन भर, देशभक्त देश का भक्त, इसी तरह से ये सारे शब्द यश को प्राप्त, अगर इसका समास बनाए तो यश प्राप्त होगा, क्योंकि समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण करना, किसी भी विस्तृत शब्दों को, काफी सारे शब्दों को एक बनाकर प्रस्तुत करना। इसी तरह से गुण युक्त, गुण से युक्त, अर्थात ये जो से या यश को प्राप्त या रोग से मुक्त, ये जो कारक लगाए जा रहे हैं, ये समास के ही हैं, भेद ही हैं। इन्हें आप आगे अच्छे से समझेंगे तब आप इस उदाहरण का उद्देश्य जान पाएंगे। तो चलिए अब समास का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। परस्पर मीन्स आपस के मेल को, दो शब्दों के आपस के मेल को समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, सेनापति। देशभक्ति एक समासिक शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, नंबर 1 देश और नंबर 2 भक्ति। इसी तरह सेनापति में एक सेना शब्द है और दूसरा पति। अब इसे समस्त पद भी कहते हैं। जब हम विग्रह करते हैं तो इससे अलग अलग करने को, तो पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति में देश पूर्व पद है और भक्ति उत्तर पद है। अब इसका विग्रह करना है तो देश के लिए भक्ति। बच्चों, इसके लिए के लिए जो शब्द हमने यूज किया ये कारक है और तत्पुरुष समास की पहचान है। तो इस तरह से अलग अलग समास के भेदों में आपको कुछ शब्दों को ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपको विग्रह करना है तो ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपने समस्त पद बनाना है तो उनका लोप करना पड़ेगा। मैं आपके सामने रख रहा हूं कि समास के प्रकार कितने हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। बच्चों, इन शब्दों
को आपने स्पेलिंग सहित याद रखना है, क्योंकि आपको समास विग्रह करते हुए नाम लिखना पड़ता है समास का, इसलिए आपको इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए और इसका पूरा समास का नाम आना चाहिए विद स्पेलिंग। अगर स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो भी आपका अंक कट जाएगा, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो, आप 10th क्लास में हो, इसलिए आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला अव्ययी भाव समास। तो इस समास में पहला शब्द उपसर्ग होता है। आप देख रहे हैं मैंने एक सर्कल में आपको हिंट दिया है, पहला शब्द उपसर्ग अथवा अव्ययी। अव्यय मीन्स उसे हम व्यय नहीं कर सकते। व्यय मीन्स होता है खर्च करना, तो यहाँ खर्च करने का अभिप्राय है कि उस शब्द को उपसर्ग को हम हटा नहीं सकते। साथ में दूसरे सर्कल में मैंने लिखा कि ये जो अव्यय शब्द हैं किसी काल लिंग वचन से प्रभावित नहीं होते, अर्थात ये चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। इसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण आप देखो, यथाशक्ति। अब मैंने इसका विग्रह किया है शक्ति के अनुसार। के अनुसार अपनी तरफ से लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है, तो यथा का मीनिंग ही के अनुसार होता है। जब भी कोई समासिक शब्द आएगा जिसके आगे पूर्व पद यथा लगा होगा, तो आपने के अनुसार लगाना है, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, अगर आपको इसकी जगह यथा विधि आ जाए तो विधि के अनुसार। इसी तरह प्रतिदिन। प्रतिदिन प्रति उपसर्ग है। मैंने यहाँ पर ऊपर उपसर्ग कौन कौन से हैं वो लिखे हुए हैं, जो अव्ययी भाव समास में अधिकतर प्रयोग होते हैं। प्रतिदिन, हर दिन। प्रति मीन्स रेगुलरली, हर दिन। अगर इसकी जगह प्रति मास होता तो हर मास, प्रति वर्ष होता तो हर वर्ष, क्योंकि प्रति का मीनिंग ही हर है और प्रति उपसर्ग है। आ जन्म, जन्म भर, आ भी उपसर्ग है, क्योंकि आ लगाने से ही पूर्व बनता है, पूर्व पद बनता है, और जन्म वो शब्द है, उत्तर पद है। बेमतलब, मतलब के बिना। दिनों दिन, दिन ही दिन में, ये विग्रह किए गए हैं हमने, और इसका समास का नाम है अव्ययी भाव समास। दिनों दिन की जगह अगर हाथों हाथ यहाँ पे आ जाए, पुनरुक्त शब्द है, यानी एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, पुनर्युक्त, दोबारा बोला जा रहा है। हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये सब पुनरुक्त शब्द हैं, और इनमें सब में अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास की पहली सबसे बड़ी जो सिंपल सी विशेषता है, जिससे आपने पता लगाना है, क्योंकि शब्द कोई भी हो सकता है, आप वहां देखोगे कि उपसर्ग है, पहला शब्द उपसर्ग है, तो आपका आंसर होगा अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट तत्पुरुष समास है। उस समास का अध्ययन करने से पूर्व में आपको कारक भी क्या पहचान बताता हूं, क्योंकि तत्पुरुष समास में हम कारक का प्रयोग करते हैं। कारक आपने पिछली छोटी कक्षा में हुए हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, तो ये कारक है। लेकिन आपने देखा कि मैंने कर्ता ने जो पहला कारक है वो बोला, लेकिन ये पहला जो है कर्ता ने, ये समास में प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैंने इसे यहां नहीं लिखा है। बाकी कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, ये सारे तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। मान लो आपको कोई वर्ड आता है स्वर्ग प्राप्त, तो आपका समास विग्रह करना, समास का नाम लिखना है। तो स्वर्ग को प्राप्त, क्योंकि आप विग्रह कर रहे हैं, आपको कारक ऐड करना पड़ेगा, स्वर्ग को प्राप्त, और आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास। तो ये जितने भी कारक हैं वो आगे तत्पुरुष समास में प्रयोग होंगे। मैं आपको आगे इसके उदाहरण परिभाषा सहित बताता हूं। चलिए, इस समास कारक जिसे हम कई बार या संस्कृत में विभक्ति का भी नाम देते हैं, जैसे सेनापति, सेना का पति, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। अब डाक के लिए गाड़ी, ये समास विग्रह किया गया है।
अब इसका मैंने समास बनाया, समस्त पद बनाया डाक गाड़ी, तो के लिए वहां से लिया, कारक से लिया, इसलिए वो तत्पुरुष समास बना है, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखोगे, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, देश निकाला, देश से निकाला, देश का निकाला नहीं होता क्योंकि ये अटपटा होता है, अटपटा लगेगा ना ही, देश का निकाला नहीं होता, आपने सेंस भी लगानी है। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, क्योंकि हम हाथ से लिखते हैं इसलिए यहाँ पे से लगाए और से कारक होता है, इसलिए जब कारक प्रयोग करते हैं तो तत्पुरुष समास होता है। चलिए नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय समास में आप देखोगे डायग्राम में मैंने लिखा है कि पहला शब्द विशेषण, पहला शब्द विशेषण, दो शब्द होते हैं पूर्व पद उत्तर पद, तो पहला शब्द विशेषण होता है और कहीं कहीं से लिखा होता है उपमेय और उपमान का संबंध। ये थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में समझें तो विशेषण और विशेष्य का संबंध। अब ये क्या है, विशेषण मींस क्वालिटी और विशेष्य जिसकी वो बताता है, जैसे काला कोट, तो कोट विशेष्य है क्योंकि वो काला जो है वो कोट की विशेषता बता रहा है। नीलकंठ, नीला कंठ, तो कंठ विशेष्य है अर्थात जिसकी जो विशेषता बताते हैं। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। पहला शब्द क्वालिटी, विशेषण। उदाहरण, नीला है जो कंठ, मैंने आपको बताया कि पहला शब्द क्वालिटी, विशेषण, तो नीला, काला, पीला ये सब विशेषण होते हैं। और एक मैंने और छोटा सा इंडिकेशन आपको दिया है कि जो लगाते हैं हम, जब हम विग्रह करेंगे इस कर्मधारय समास का, तो जो आपको यूज करना पड़ेगा विग्रह करते समय। और अगर विग्रह किया हुआ आपको आ गया कि मान लो वर्ड आ गया नीला है जो कंठ, प्रश्न होगा कि इसका समास बनाइए और समास का नाम लिखिए, तो आप नीलकंठ बनाएंगे और समास का नाम लिखोगे कर्मधारय समास। इसी तरह दूसरा है प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, यहां फिर विशेषण है पहला शब्द। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, मैंने ऊपर इसके परिचायक शब्द दिए हैं। केसमान रूपी सम, ये जो है इसके परिचायक शब्द हैं जो आपको प्रयोग करने पड़ेंगे और आप को प्रयोग किया आए हैं तो आपको वहां से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि समास का प्रश्न जब भी आता है दोनों तरह से आ सकता है। यानी समास आएगा उसका विग्रह करो, समास का नाम लिखो, या समास विग्रह आएगा वहां पे लिखा होगा कि इसका समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए, तो दोनों तरह से आ सकता है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नेक्स्ट लास्ट है कमल के समान नयन, कमल नयन। आप देख रहे हैं कि सब में पहला शब्द विशेषण है या इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है। बच्चों याद करिए, आपको यह विषय प्रारंभ करने से पूर्व इसके लर्निंग आउटकम्स ऊपर बताए थे, तो अब देखते हैं कि क्या आप इन्हें सीख पाए, अर्थात आप समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, क्या इसे लिख पा रहे हैं, समासिक शब्द कौन से होते हैं जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, क्या आप इन दोनों में अंतर कर पा रहे हैं, समास के कितने भेद हैं, उनके नाम जान पा रहे हैं, या समास विग्रह कर समास का नाम कैसे लिखा जाता है यह आप लिख पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। बच्चों मैंने ये नीचे कुछ बिंदु दिए हैं जो आप अपना मूल्यांकन स्वयं करेंगे, अपना टेस्ट खुद करेंगे। क्या है कि क्या आपको समास की परिभाषा आ गई, समास किसे कहते हैं आ गया, आपको समास के प्रकार कितने हैं क्या आप उसे लिख पा रहे हैं, समास विग्रह कर पा रहे हैं, समास के कितने भेद हैं और उनकी क्या आप स्पेलिंग लिख पा रहे हैं। अगर आप इन सब बिंदुओं को कर पा रहे हैं तो आपका
इस विषय का अध्ययन करना सार्थक हो गया होगा। बच्चों, उम्मीद है आप समास के भेदों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।